गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज बहुत बेहतरीन ढंग से हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे, साथ में जितने भी देश जो चर्चों में हैं उसको हम वर्ल्ड मैप में लोकेट करते हुए पढ़ेंगे। ये बेस्ट तरीका होगा, देखिएगा और साथ में वीडियो के नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पर्सनालिटी है, नाम रखिएगा रजनीश कुमार। एक कलर लेता हूं, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार न्यूज में क्यों हैं? इनकी न्यूज में रहने का कारण है इनको मास्टर कार्ड इंडिया के क्या बना दिया गया है? प्रमुख। अर्थात जब हम करंट अफेयर को बांटते हैं टॉपिक में तो ये टॉपिक आ जाएगा अपॉइंटमेंट से। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया के प्रमुख किनको बनाया गया है आपको याद होना चाहिए, नाम है रजनीश कुमार। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये पूर्व में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में याद रखना दिनेश खारा जी। वर्तमान में दिनेश खारा जी, पूर्व में कौन रह चुके हैं? रजनीश कुमार, जिनको क्या बनाया गया है? मास्टर कार्ड इंडिया के प्रमुख। बैंकों की बात आई है, याद रखना एसबीआई बैंक पहले जब इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब यह इंपीरियल बैंक कहलाता था। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। लेकिन वर्तमान में यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण करना भी जरूरी है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? याद रखना एसबीआई बैंक का वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक से इसको बना दिया गया एसबीआई बैंक, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टॉप की एक महत्वपूर्ण बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने क्या जाना? रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के प्रमुख बने हैं। ये पूर्व में एसबीआई के हेड रह चुके हैं। वर्तमान में दिनेश खारा जी हैं और एसबीआई जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका वर्ष 1955 में क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, बैंक से याद रखना 12 वर्तमान में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रजनीश कुमार से हमने सारी चीजों को लिंक किया है। ठीक है जी, ठीक। अब दूसरी स्लाइड में चलते हैं। दूसरी स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट डे है और भी क्यों? क्योंकि वो पर्सनालिटी है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन महत्वपूर्ण है। विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ये आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण इंजीनियर थे। कौन? आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण इंजीनियर। इनका नाम का उल्लेख न्यूज में क्यों है? याद रखना इनके जन्म दिवस को 15 सितंबर को, कब? 15 सितंबर को प्रतिवर्ष 15 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। समझ पा रहे हो? राष्ट्रीय नेशनल इंजीनियरिंग डे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को हम क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जानिए इनके बारे में,
ये एक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं और भारत रत्न कब मिलेगा इनको? वर्ष 1955 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है जी। ठीक है, ये चीजें जाने। इसके अलावा हमने कल एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है हिंदी दिवस के इंपॉर्टेंस में, आप देखिएगा। ठीक है, हिंदी दिवस के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर वर्ष 1949 में 14 सितंबर वर्ष 1949 में संविधान सभा ने यह स्पष्ट किया कि भारत की एक राजभाषा होगी, वह है हिंदी। ये चीजें समझ में आई। 15 सितंबर को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, और 14 सितंबर को मनाएंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद दो टर्मिनोलॉजी है, उसको ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, बहुत न्यूज में है। अभी G20 हुआ तो एर्दोगन, जो कि तुर्की के प्रमुख हैं एर्दोगन, और दूसरा ब्राजील के पास अब जब अध्यक्षता चली जाएगी 2024 में G20 की, तो उनके प्रमुख भी आए हुए थे, लूला डी सिल्वा और भारत के प्रधानमंत्री G20 में अपने वक्तव्य में एक चीज स्पष्ट किए हैं कि UNSC में रिफॉर्म होना चाहिए। UNSC में क्या होना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए। और वो जो 5 मेंबर हैं UNSC के परमानेंट, उनके जगह वो तो रहें, उनके जगह भी दूसरे लोगों को ऐड किया जाना चाहिए। तो याद रखना, UNSC के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए आप जानते ही हो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोलते हो UNO, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। याद रखना, न्यूयॉर्क, ये यॉर्क यहां आ जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में। और इसके जो महासचिव हैं, ठीक है, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा, ये बेसिक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं UNSC, उसको याद रखना। कैसे? देखिएगा, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेटा 6 अंग हैं। कितने अंग? 6 अंग। इसको याद रखना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 अंग में, उन्हीं 6 अंग में एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखिएगा। एक अंग है UNGA, जिसको बोलते हो संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सॉरी, तीसरा होता है सचिवालय। चौथा होता है इकोसॉक, UN इकोसॉक, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। एक होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको बोलते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठवां होता है जिसको बोलते हो ट्रस्टीशिप काउंसिल, हिंदी में बोल सकते हो न्यायसीता परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायसीता परिषद।
हमें किसके बारे में जानना है? जो टर्मिनोलॉजी न्यूज में है, नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं जी। कितने? 15, जिसमें से 5 हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10। अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष में मुक्त हो जाते हैं, उनका परमानेंट मेंबर नहीं रहता है, हर 2 वर्ष के लिए बनेंगे फिर हट जाएंगे। लेकिन स्थायी सदस्य जब से यूएनएससी बना है वो हमेशा ही रहेंगे। ये स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं याद रखना। ये स्थायी सदस्य 5 हैं, 1 2 3 4 5। एक है यूएसए, एक है रूस रशिया, एक है चाइना और एक है ब्रिटेन और एक है फ्रांस। अब देखिए ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं यही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है, इनको है वीटो पावर, इनके पास है वीटो पावर और ये वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। ये रसिया है जी, रसिया भी किसके ऊपर आक्रमण किया है? यूक्रेन के ऊपर। चूंकि यूएनएससी का एक दायित्व है, क्या है यूएनओ का एक एम क्या है, उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा के लिए काम करना है कि नहीं? यस। अब हम शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और रसिया के खिलाफ क्या ला रहे हैं? प्रस्ताव। कहां लाएंगे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि रसिया के ऊपर क्या किया जाए? कार्रवाई किया जाए, क्योंकि विश्व में क्या चाहिए? शांति और सुरक्षा। चूंकि ये 5 परमानेंट सदस्यों को क्या है? वीटो है, वीटो पावर है। तो आप सोचो, वीटो मतलब एकाधिकार है। अब यदि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या लाएंगे? रसिया के खिलाफ प्रस्ताव कि रसिया के ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, तो क्या होगा जी? याद रखना, रसिया क्या कर देगा? वीटो लगा देगा और अंततः वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अर्थात हम रसिया के खिलाफ कुछ एक्शन ही ले सकते। मतलब देखो, ये जो यूनाइटेड नेशन है नाम मात्र की संस्था बन के रह गई है। वही 5 देश जो 1945 में शक्तिशाली थे वो आज के दौर में भी शक्तिशाली हैं, ये तो मान सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है उसमें कुछ नए राज्य देश भी तो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, विकासशील बनते जा रहे हैं। जैसे इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है। क्या इनको यूएनएससी का मेंबर नहीं बनाना चाहिए? इसीलिए बार बार भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं यदि आप यूएनएससी में रिफॉर्म नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो यूएनओ है अपनी पारदर्शिता और अपना रिलेवेंस, प्रासंगिकता खो देगा। इसलिए किसने? मोदी जी ने G20 में भी ये बोला कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। ये चीजें समझ में आई हैं? थोड़ी चीज को मैं और स्पष्ट कर रहा हूं बेटा, इनके हेडक्वार्टर को बता रहा हूं। महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और ये है इकोसॉक और ये है न्यायशीता परिषद। इन सभी का जो मुख्यालय है, इन सभी का मुख्यालय कहां है? देखना, इन सभी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां है? यूएसए में, न्यूयॉर्क। लेकिन एक जगह है, जगह का नाम याद रखना, जगह है नीदरलैंड। नीदरलैंड में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय। और ये नीदरलैंड देखिएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और यहां पे है नीदरलैंड। जर्मनी और बेल्जियम से अपनी सीमा साझा कर रहा है, ये है नीदरलैंड। और नीदरलैंड में एक शहर है द हेग। क्या शहर है? द हेग। यही क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या है? मुख्यालय। बाकी 5 जो अंग है उसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। ये चीजें समझ में आएंगी?
यूएनएससी क्या है, रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, प्रासंगिकता कैसे बना सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, अब एक और टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना अच्छे से देखिएगा। बार बार न्यूज में रहता है जब भी संसद का सत्र बुलाते हैं तो टर्मिनोलॉजी क्या है, शब्दावली व्हिप। व्हिप कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह संवैधानिक प्रावधान है, याद रखना कोई भी पार्टी का अपने पार्टी सदस्य को एक लिखित आदेश होता है जिसे सदस्य को मानना जरूरी है। बेटा कंपलसरी है, समझ पा रहे हो। जैसे बीजेपी एक पार्टी है और बीजेपी में मैं थोड़ा सा हम लमसम ले रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर तो अभी आगे पीछे हो रहा है क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं। मैं मान लेता हूं बीजेपी में अभी 280 मेंबर हैं। कितने? 280 मेंबर। और बीजेपी के जेपी नड्डा ने क्या कर दिया, व्हिप का ऐलान कर दिया। तो क्या है, ये मान के चलो कि 280 सदस्यों को एक कंपलसरी हो गया कि वो इनकी बातों को खारिज नहीं कर सकते और संसद के सत्र में आएंगे और जो बोलेंगे कौन, पार्टी अध्यक्ष, उनके बातों को मानना जरूरी होगा। यह है व्हिप। और व्हिप लाने का एक ही कारण रहता है कि जब यदि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बुलाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव, या किसी महत्वपूर्ण मैटर में क्या किया जाए, वोटिंग, तब यह अपने आंकड़े को दिखाने के लिए व्हिप बुलाते हैं। यह है व्हिप, समझ पा रहे हो। एक पार्टी का क्या है, आदेश, जिसे सदस्यों को मानना जरूरी रहता है। यदि सदस्य नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, और यदि आप कारण अच्छे से नहीं बताओगे तो आपको हो सकता है आपकी सदस्यता से आपको वंचित किया जा सके। समझ पा रहे हो। ये था व्हिप और यूएनएससी, ये दोनों चीजें समझ में, ठीक है। अब हम मैप के थ्रू दो देश को देखेंगे, वो न्यूज में क्यों थे, देखिएगा। ये व्हिप हो गया और इससे पहले हमने पढ़ा यूएनएससी, ये चीजें समझ में, ठीक है। मैप के थ्रू हम देखेंगे दो देश न्यूज में क्यों है बेटा, देखना। पहला देश है मोरक्को, ये देखिए, ये है मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा है लीबिया भी कहाँ है जी, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो है इसको बोलते हो भूमध्य सागर, क्या बोलते हो, भूमध्य सागर। ये है मोरक्को, ये है लीबिया। मोरक्को में हाल ही में तगड़ा, मतलब बहुत शक्तिशाली क्या आया था, भूकंप। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है, इसलिए मोरक्को न्यूज में था। आपसे हाल ही में किस देश में भूकंप आया था, आपको आंसर लेना है क्या, मोरक्को उत्तरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है रबात, ठीक है जी। और ये मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हो जिब्राल्टर। मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, और ये जल संधि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा देश है लीबिया का न्यूज में रहने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि हाल ही में लीबिया में एक तूफान आया था, नाम है डेनियल तूफान, ठीक है। लीबिया में डेनियल तूफान आया था। इस तूफान से दो इनके प्रमुख डैम टूट जाते हैं, इसलिए यहां मान हानि हो जाती है, जहां कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों नहीं, 2 से 3,000 प्लस हो गए मृत्यु का जो आंकड़ा है। तो याद रखना, मोरक्को में आया है भूकंप और लीबिया में आया है तूफान, इसलिए दोनों देश चर्चाओं में थे। समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा याद रखना, मैं जो बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज है। क्या न्यूज है?
छत्तीसगढ़ के मैप में हम आते हैं, देखना ये भारत का मैप है और ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मैप में दो जिला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक है कबीरधाम और एक है रायपुर। कबीरधाम का न्यूज में रहने का कारण यह है क्योंकि कबीरधाम में हाल ही में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है। कहां? कबीरधाम में। और याद रखना इसकी 80,000 लीटर इथेनॉल उत्पादन की क्षमता है जी। समझ पा रहे हो? बनकर तैयार हो गए, एग्जाम में भी आ गए हैं। कहां? PPP आधारित क्या इथेनॉल प्लांट बनके तैयार हुआ है। समझ पा रहे हो? ये कबीरधाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि हाल ही में यहां इथेनॉल प्लांट बनके तैयार हो गया। इथेनॉल प्लांट है और प्लांट से हम इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। कहीं ना कहीं जो हम पेट्रोल डीजल से वाहन चलाते हैं वहां अब पेट्रोल की जगह इथेनॉल आएगा, और इथेनॉल है तो वहां तो कम मात्रा में क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं हम कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ये तो ठीक है। इससे और क्या होगा? हम जो इंपोर्ट करते हैं क्या कच्चे तेल, उसमें कमी आएगी। उसमें कमी आएगी तो और क्या होगा? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। ओके, ये सारी चीजें पॉजिटिव साइन है किसके लिए? भारत में यदि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है तो। समझ आ रहा है? ठीक। कबीरधाम का न्यूज में रहने का कारण यह था। रायपुर न्यूज में क्यों है? क्योंकि G20 की फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप का G20 का फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप का क्या होने वाला है? मीटिंग। कहां? रायपुर में। और रायपुर में कब से कब तक होगा? 18 से 19 सितंबर के बीच में। ये समझ में आई चीजें? दो जिला पढ़े और जिला का न्यूज में होने का कारण स्पष्ट है। कबीरधाम क्यों न्यूज में था और रायपुर जिला क्यों न्यूज में है। ये चीजें समझ में? ठीक। अब मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दो त्योहार जो कि हाल ही में हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। याद रखना मैं एक नया स्लाइड ले रहा हूं, देखिएगा। या तो हम इसी स्लाइड में कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए नया स्लाइड ले लेते हैं, देखिएगा। एक महीना है और उस महीने का हिंदी नाम है भादो। क्या नाम है? भादो। भादो में बेटा 30 दिन होंगे और ये 30 दिन का शुरू के 15 दिन को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और लास्ट का 15 दिन क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन उसी को बोलते हैं भादो अमावस्या। क्या बोलेंगे? भादो अमावस्या। भादो अमावस्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भादो अमावस्या को हम एक प्रमुख त्योहार बनाते हैं छत्तीसगढ़ का, नाम है पोला। ठीक है, नाम क्या है? पोला। आपसे पूछे भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं? पोला में क्या होता है? किसान अपने बैलों की पूजा करता है जी। समझ पा रहे हो क्यों मना रहे हैं? ठीक है, चूंकि बैलों के माध्यम से वो अपने कृषि कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराता है, तो बैलों को एक सम्मान के लिए यह त्योहार क्या मना रहे हैं? पोला। ठीक है, दूसरा याद रखना, पोला के बाद इसी क्रम में आएगा बेटा भादो। खत्म हो गया, भादो अमावस्या खत्म हो गया तो भादो का शुक्ल पक्ष चालू होगा। भादो के शुक्ल पक्ष में याद रखना भादो अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और तृतीया को मनाएंगे क्या? तीज। क्या मनाएंगे? तीज। भादो
भादो शुक्ल पक्ष तृतीया क्या मना रहे हैं? तीज। और ये तीज महिलाओं का त्योहार है, आप सबको पता ही होगा। तीज महिलाएं करू भात वगैरह खाती हैं, उपवास भी रखती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, दीर्घायु के लिए। क्या मना रहे हैं? तीज का पर्व मना रहे हैं। ठीक है, ये चीजें समझ आई। और भादो के कृष्ण पक्ष में षष्ठी आता है, उस वहां क्या मनाते हैं? हल षष्ठी, जिसको आप क्या बोलते हो? कमर छठ। और अष्टमी आता है, उसमें क्या मनाते हैं? कृष्णा जन्माष्टमी। ये चीजें तो स्पष्ट होगी, कृष्णा जन्माष्टमी। ठीक है, भादो प्रमुख महीना है। हमारे जो हिंदी त्योहार में बहुत सारे त्योहार आते हैं, क्योंकि भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को हल षष्ठी, कमर छठ, अष्टमी को कृष्णा जन्माष्टमी, 15वां दिन आएगा भादो अमावस्या को क्या मनाएंगे? पोला। उसके बाद भादो का जो तृतीया आएगा, शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। ये बहुत लॉजिकल है, ये हिंदी कैलेंडर की बहुत पहचान है, मतलब विशेषता है। आपको जो इंग्लिश कैलेंडर नवंबर दिसंबर में पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आज मैं क्या क्या पढ़ा उसको एक फ्लैशबैक में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमने देखा रजनीश कुमार जी क्यों न्यूज में थे। दूसरा हमने देखा मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। तीसरा हमने देखा, ये देख सकते हो, दो टर्मिनोलॉजी था, यूएनओ का यूएनएससी, और चौथा था इसके बाद वीप। देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? दो देश थे न्यूज में, क्यों थे? मोरक्को और लीबिया। मोरक्को में आया था भूकंप और लीबिया में आया था डेनियल तूफान। इसके बाद छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में दो जगह देखे, कबीरधाम और रायपुर, क्यों न्यूज में है। और लास्ट में हमने देखा छत्तीसगढ़ के पर्व, जिसमें भादो से रिलेटेड दो पर्व देखे। पहला था पोला और दूसरा था तीज। आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।